बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये प्रोग्राम है स्पोर्ट्स वर्ल्ड और मुझे कहते हैं अब्दुल गफ़ार ख़ान। व्यूअर्स, प्रोग्राम में हम बात करेंगे खेलों की दुनिया से। और जिस तरह आपको पता है कि खेल के मैदान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में क्रिकेट को पसंद किया जाता है। तो आज भी सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। जिस तरह पाकिस्तान के टी20 टीम को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान की टीम काफ़ी मुश्किल में दिखाई गई है। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल जब्बार फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट पर और पाकिस्तान का बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जिस तरह कारकर्दगी है, काफ़ी तनकीद इस पे हो रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो सीरीज़ बुनियादी तौर पर जो 2 माले की एक बायलैटरल सीरीज़ थी और पहले बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई, पाकिस्तान ने यहाँ पे 3-0 से कामयाबी हासिल की, जबकि बांग्लादेश की सरज़मीन पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुँ, हुँ। पहले 2 मैचेज़ में पाकिस्तान की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, जबकि तीसरे मैच में पाकिस्तान ने कमबैक किया और तीसरे मैच में एक अच्छी कामयाबी हासिल की। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमें मजमूई तौर पर सीरीज़ में शिकस्त हुई है। पहले और दूसरे मैच में हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजूहत थी हमारे वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन। हमारे बैट्समैन मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। फ़खर ज़मान थे, साइम अयूब, हारिस, कप्तान सलमान, एलियागा, तमाम लोगों ने तवक्को के मुताबिक बैटिंग नहीं की। इवन के दूसरे मैच में तो कोलैप्स कर गए थे। 15 पे हमारे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन अब्बास अफरीदी और फ़हीम अशरफ ने कुछ रेजिस्टेंस की थी और मैच तकरीबन करीब लेके गए और 8 रन से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीसरे मैच में जब इन्होंने तब्दीलियां की और एक रेगुलर बैट्समैन को टीम में शामिल किया, सफदर फरहान, तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली और पाकिस्तान की जीत में एक मरज़ी का किरदार अदा किया। इस पूरी सीरीज में देखा जाए तो हमारी जो सबसे जो वीक एरिया रहा है वो हमारी बैटिंग का रहा है। हुँ, हुँ। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है जो टूर पे टीम सेलेक्ट करती है, उन्होंने ज़्यादातर ज़ोर दिया कि वो मैक्सिमम ऑलराउंडर को खिलाया जाए। लेकिन क्रिकेट का खेल है जिसमें जो एक फॉर्मेट बनाया जाता है उसमें 5 रेगुलर बैट्समैन, 1 विकेट कीपर बैट्समैन और जो 5 जो है ना बॉलर रखे जाते हैं। हुँ, उसमें हुँ। चले 1 या 2 ऑलराउंडर हो सकते हैं। आप खुद अंदाज़ा करें कि सलमान एलियागा ऑलराउंडर बॉलर, खुशदिल ऑलराउंडर बॉलर, मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर बॉलर, सैम अयूब बॉलर। इन्होंने दूसरे मैच में तकरीबन 7 बॉलरों को इस्तेमाल किया। हुँ, हुँ। मुझे समझ नहीं आई कि जब आपने उनके 28 पे 4 आउट किए तो उन पे आपको प्रेशर बढ़ाना चाहिए था। हुँ, हुँ। प्रेशर बढ़ाने की बजाय उन्होंने थोड़ा-सा रिलैक्स किया और ये पार्ट टाइम स्पिनर्स को बॉलिंग दी, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से उन्होंने स्कोर 133 तक पहुँचा दिया। जी। ये हमारी मेहनत कप्तान की नाअहली या आप कहें गलत पॉलिसी का नतीजा था। जब टीम एक दब जाती है, नीचे चली जाती है, उसके लिए कमबैक करना मुश्किल होता है, तो वहाँ हमेशा जो कप्तान होता है, वो उन पे प्रेशर डालने की कोशिश करता है ताकि हमने कम से कम स्कोर पे आउट कर सकें। और दूसरी बात है कि आपको कम से कम 5 रेगुलर बैट्समैन लाज़मी खिलाने पड़े। हुँ, हुँ। फर्ज़ किया कि आपके पास था, सलमान मिर्ज़ा बॉलर था, अहमद दानियाल था, फ़हीम अशरफ है, अब्बास अफरीदी है और एक स्पिनर रेगुलर रखना चाहिए था इब्रार को या सुफियान बुकीम को। हुँ, हुँ। जब ये 5 आपके पास रेगुलर बॉलर होते, फिर आप 2 पार्ट टाइम बॉलर, एक सलमान और एक सैम अयूब आपके पास थे। इस फॉर्मेशन में आप देखें तो खुशदिल की जगह नहीं बनती। हुँ, हुँ। आप रेगुलर बैटर खिलाएँ टीम में, तब टीम की स्ट्रेंथ जो बैटिंग है उस पे ओवरकम किया जा सकता है। जो हसन नवाज़ है उसपे हम एक अरसे से रिलाय कर रहे हैं। उन्होंने 1 सेंचुरी स्कोर की थी वो न्यूज़ीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में और ऑकलैंड की जो स्ट्रेट बाउंड्री थी वो 45 मीटर की थी। हुँ, हुँ। तो उसके अलावा उनके पास डक्स की काफ़ी तादाद थी। वहाँ पे भी यहाँ पे आए तब उन्होंने वो फैसला जारी रखा। तो हम कब तक ऐसे बल्लेबाजों पे रिलाय करते रहेंगे जो मुसलसल नाकाम हो रहे हुँ, हुँ। हैं। एक सेंचुरी बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप अगले 20-25 मैच के लिए थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बॉलर की कारकर्दगी में तसलसल होना चाहिए हुँ, हुँ। ताकि वो सॉरी बैट्समैन की कारकर्दगी में तसलसल होनी चाहिए ताकि वो टीम के लिए कारगर और सूदमंद साबित हुए। मुझे इस पूरी सीरीज़ में ना ही कोच की जानब से प्लानिंग नज़र आई
और ना ही कप्तान की जाने से प्लानिंग नजर आई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कप्तान वो होता है जो मैच की सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को डालता है, उसमें तब्दीलियां लाता है। तो सर यहाँ पर आपने एक जी, बात जी। देखिए, कोई तुक नहीं बनती कि आप T20 में 7 बॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ, साइम अयूब को ओवर दे रहे हैं, खुशदिल को ओवर दे रहे हैं। हालाँकि सलमान की जगह एज़ ए ऑलराउंडर ही है, बैट्समैन प्लस बॉलर। उनका बैटिंग ऑर्डर था जब वो कप्तान नहीं थे, छठा या सातवां था। अब वो चौथे नंबर पे आ गए, अपने खुद को रेगुलर बैट्समैन समझते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बैटिंग के साथ-साथ बॉलिंग को भी कंटिन्यू रखना चाहिए। हुँ। शुएब मलिक थे, एज़ ए बॉलर आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह एज़ ए बैट्समैन बनाई, लेकिन बॉलिंग नहीं छोड़ी। तो हमारी बहुत सी खामियाँ थी, बहुत सी कमियाँ थी इस सीरीज़ के दौरान, जिसकी वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी, बिल्कुल। तो सर यहाँ पर ये भी सवाल बनता है कि आपने कप्तान सलमान अली आगा की बात की। क्या आप समझते हैं कि कप्तान को बहुत जल्दी यानी चेंज किया गया, यानी पहले रिज़वान को, फिर शाहीन आफरीदी को और अब सलमान अली आगा को लाया गया है। तो क्या आप समझते हैं कि थोड़ी-सी जल्दबाज़ी की गई है कप्तान को चेंज करने में? नहीं, मैं नहीं समझा ये सलमान आगा ठीक है, यंग लड़के हैं, टैलेंटेड हैं कुछ। मैं ये भी नहीं कहता उन्हें फ़ौरन तब्दील कीजिए, हुँ, हुँ। लेकिन उन्हें लर्न करना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए, उन्हें सीनियर से सीखना चाहिए कि टीम को कैसे बनाना है। कोच भी वो नए आए हुए थे, कैप्टन भी ऑलमोस्ट नए ही थे, लेकिन दोनों के पास मैच जीतने की प्लानिंग नहीं थी, हुँ, कहीं भी नज़र नहीं आई। हुँ, हुँ। कहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ कोई जवाब नहीं बनता कि आप 7 बॉलर खिला रहे हैं, हुँ, ऑलराउंडर खिला रहे हैं, नवाज की भी जगह नहीं बनती थी। आपको एक रेगुलर स्पिनर रखना चाहिए था। पहले मैच में उन्होंने इब्रार को रखा। हुँ, आपके पास 5 रेगुलर बॉलर मौजूद हैं, एक आधा आप ऑलराउंडर डाल दें, हुँ, फिर आपकी टीम में एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। हुँ। लेकिन आप जब ऑलराउंडर जो भी देखें, कुछ दिन अरसे से वो बड़ा कुछ स्कोर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। 18, 19, 20 और 30 कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं है। हुँ। नवाज़ है, नवाज़ ने 1-2 शॉटें खेली, लेकिन वो भी वो तसल्सल के साथ स्कोर नहीं कर सर पा रहे। आपने बात की हसन नवाज़ की, तो न्यूज़ीलैंड में भी हमने देखा था कि वो काफ़ी स्ट्रगल में थे और अब फिर से बांग्लादेश में भी देखा गया। हालाँकि साहिबज़ादा फरहान जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में ट्रेमेंडस फ़ॉर्म में थे, बेहतरीन उनकी कारकर्दगी थी। तो साहिबज़ादा फरहान को क्यों नहीं खिलाया गया पहले 2 मैचेज़ में? आखिरी मैच में उनको खिलाकर उन्होंने साबित कर दिया कि मुझे ना खिला के ज़्यादती की गई है। देखें, हर सीरीज़ की हर टीम के खिलाफ जो टीम मुख्तलिफ होती है, तो स्ट्रैटेजी भी मुख्तलिफ होती है। हुँ, बांग्लादेश में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और लग भी यही रहा था कि वो स्पिनर्स पे ज़्यादा लाया करेंगे, क्योंकि उनके पास स्पिनर अच्छे हैं। हुँ, हुँ, और हमने स्पिनर को कैसे खेलना है, मैंने एक फोरम पे बात की थी सीरीज़ से पहले कि हमें ओपनिंग में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। हुँ, हुँ, हमने साइम अयूब और फ़खर ज़मान दोनों बुरी तरह नाकाम हुए फर्स्ट 2 मैचेज़ में। तीसरे में उन्होंने तब्दीली की, सरदार फरहान के साथ एक अरसे से ज़्यादती हो रही है। वो T20 में, ओडीआई में और डोमेस्टिक क्रिकेट में भरपूर इनिंग्स खेल रहे हैं और टीम में की जीत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैंने उन्हें शुरू में रखना चाहिए था, एक रेगुलर बैट्समैन, लेकिन उनको जो हमारे कैप्टन थे या हमारे वो कोच थे, उन्होंने ज़्यादातर ऑलराउंडर पे इंसार किया। हुँ, हुँ। ऑलराउंडर ने उनकी तवक्कुआत उनका परफॉर्मेंस भी, जिस वजह पाकिस्तान को पहले 2 मैच में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो सर आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट नोट किया है कि फ़ास्ट में भी जब भी पाकिस्तान की टीम ज़्यादा ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतरी है तो कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है। अब फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलराउंडर्स पर ज़्यादा इन्हिसार किया है। तो आप क्या तजवीज़ देंगे या क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ऑलराउंडर्स की जगह स्पेशलिस्ट को होना चाहिए? सॉरी। असल में गफ़ार, बात ये है कि अब जब टीम हमारी वेस्ट इंडीज़ जा रही है, अमेरिका में T20 मैच खेलेगी और ओडीआई मैच खेलेगी वेस्ट इंडीज़ में। हुँ, मसला ये है कि जब एक कोई शख्स गाड़ी से गिरता है, मोटरसाइकिल से गिरता है, तो उसकी टाँग ज़मीन तक इलाज टाँग का होना चाहिए। हुँ, हुँ, ना कि उसके आप दिल और दिमाग का एक्स-रे शुरू कर दें। हमारी नाकामी बैटिंग की हुई है। हुँ, तो हुँ, हमने जो टीम अनाउंस की, उसमें हमने बॉलरों को तब्दील कर दिया। हुँ, चलिए, अच्छी बात है, शाहीन अफरीदी वापस आए, नसीम शाह वापस आए, आरफ रऊफ वापस आए, लेकिन सलमान मिर्ज़ा हुँ, और हुँ, अहमद दनियाल की कारकर्दगी भी इस चाल की मुतकाज़ी थी कि उन्हें टीम में रखा जाए। हुँ, दोनों को यकसा तौर पे निकाल दिया गया है। हुँ, अब देखें,
सलमान मिर्जा की बहुत आउटस्टैंडिंग थी। आप ये करते कि आप ये सीनियर में से 2 को इंक्लूड करते या एक एक्स्ट्रा रख लेते। मेरे ख्याल से सलमान मिर्जा को टीम में होना चाहिए था, स्क्वाड में होना चाहिए था। बिल्कुल। आपका असल मसला है बैटिंग। हम्म। आपने वो जो फ्लोरिडा की विकेट पे या वेस्ट इंडीज की विकेटों में आपने अपनी बैटिंग को कैसे चलाना है, इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। बॉलिंग आपकी परफॉर्मेंस आपकी तीनों मैचों में शानदार है बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन एक और बात जो मैंने पहले गई, देखें बॉलिंग सिचुएशन के मुताबिक है। वहां की वेदर कंडीशन क्या थी, अमेरिका की क्या होंगी और वेस्ट इंडीज की क्या होगी। जो वहां पे T20 वर्ल्ड कप हुआ था जो अमेरिका में, उस हिसाब से देखा जाए तो वहां की पिचेस भी इतनी अच्छी नहीं है और सूटेबल नहीं है। अब बैट्समैनों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है स्कोर बनाने की। वहां पे 120 स्कोर करके टीमें मैच जीत गई हैं। लेकिन अब ये नहीं पता कि अब अगली पिचेस वो कैसी होंगी। बांग्लादेश की सिचुएशन मुख्तलिफ थी, वेदर वो मानसून वाले हालात थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बांग्लादेश ने शायद मैं नहीं समझा उन्होंने होम ग्राउंड या होम ग्राउंड का एडवांटेज है। हमारी अपनी नाअहलियां थी। हमने टीम को सही तौर पर ट्रैक में चलाया। उसकी जो सिलेक्शन थी प्लेइंग 11 की, वो हमारी ठीक नहीं थी। और सर यहाँ पर अब फिर से जिस तरह ऐलान किया गया है T20 स्क्वाड का और वनडे का, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तकरीबन सेम टीमें हैं, यानी सेम प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं। कुछ ज़्यादा इसमें चेंजिंग होना नहीं चाहिए था, क्या आप समझते हैं? देखें 2 चीजें, एक तो बाबर आजम की बात चल रही थी और दूसरी वो रिजवान की। ये जो टीम हमारी गई थी बांग्लादेश और बांग्लादेश की होम सीरीज में, सबसे ज्यादा मैं तवक्को कर रहा था, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो मोहम्मद हारिस थे। मैं समझ रहा था कि हारिस एक अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है। मैंने उसे पिंडी में खेलते हुए देखा है कि ये विल बी राइट रिप्लेसमेंट फॉर दी मोहम्मद रिजवान। लेकिन उनकी कारकर्दगी मायूस कर रही है। उसके मुकाबले मोहम्मद रिजवान की पिछली परफॉर्मेंस थोड़ा सा पीछे देखें तो उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। अब बाबर आजम का मामला ये है कि अब उन्होंने एक क्लियर मैसेज दे दिया है बाबर को और रिजवान को, यू आर नो मोर इन T20 में आपकी जगह नहीं है। अब वनडे में और टेस्ट में तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ख्याल कहता है जो हमारे आगे असाइनमेंट्स आ रही हैं, एशिया कप है, हमारा इंडिया के साथ मैच होगा, इस मैच में मेरा ख्याल कहता है चले जिस तरह रिजवान इन टच थे, बाबर भी परफॉर्म ठीक ही कर रहे थे, तो इनका टीम में होना जरूरी था। अब मसला ये है कि कप्तान है, जूनियर नए हैं। अब कप्तान का ये मसला है कि वो अगर बाबर और रिजवान शाहिन ये सीनियर लोग टीम में आ जाते हैं तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। वो क्या उनके सामने अपनी कारकर्दगी दिखा जाएंगे या उनके प्रेशर में रहेंगे। हालांकि होना तो ये चाहिए वो सीनियर प्लेयर की मौजूदगी में उनकी मुशावरे से टीम को अच्छा चला सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो क्रिकेट की प्लेइंग 11 या स्क्वाड तश्कील दिया है उसमें बहुत से पॉलिटिकली मामला भी होते हैं जिसकी वजह से क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जी, तो जब्बार साहब आपने बात की एशिया कप के हवाले से, और इस हवाले से आज ही खबर आई है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच से दस्तबरदार नहीं होंगे, ये मैच वो खेलेंगे। तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि अगर इस मैच से वो दस्तबरदार होते हैं, क्योंकि वो मेज़बान भी है, तो क्या किसी नुकसान से बचने के लिए उन्होंने ये फैसला किया? हालांकि अगर हम फास्ट को देखते हैं तो कहीं पर भी पाकिस्तान और भारत के जब भी मैचेस होते हैं तो हमेशा ये इनकार करते हैं कि बहाने ढूंढते हैं कि हमने खेलना है, नहीं खेलना है। इस फैसले को किस नज़र से देखेंगे? देखें क्रिकेट जो है वो इंडिया के लिए एक पॉलिटिकली मामला है। हमारे यहाँ पॉलिटिकली मामला नहीं, लेकिन उनके हाँ है। और वो जो उनके जो BCCI के हैं जय शाह, वो उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनके बेटे हैं। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि ये एक पॉलिटिकली मामला है। अभी जो वार हुई उसमें भी इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो वो थोड़े से आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकली डाउन है, नीचे है। तो उनकी कोशिश थी कि कोई तीसरा रास्ता निकाला जाए, लेकिन माजी में भी भारत ICC के ACC के इवेंट्स और मैचेस खेलता रहा है। ये कोई इशू नहीं है। और अभी भी मुझे तो तवक्को थी कि वो खेलेगा। उसमें ये है कि इसमें स्पॉन्सरशिप बड़ी इन्वॉल्व है, पैसा बड़ा इन्वॉल्व है। जो 14 सितंबर का इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा उसमें कितना पैसा, कितनी एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, इसका आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मैं समझता हूँ कि इंडिया को टेबल पे लाना, उनके साथ डील करना,
ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो इस वक़्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेज़िडेंट भी हैं, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने हुँ। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया, जो ममालिक 25 रुकन थे तमाम उसमें शरीक हुए और एक नतीजे पे पहुँचे। ये बड़ी कामयाबी है और ये कामयाबी क्रिकेट के लिए भी एक नेक शगुन साबित होगी। अब्दुल जब्बार साहब, जिस तरह भारत मेज़बान है और यूएई के जो मैदान है और जो मैदानें हैं, वहाँ पर आप कंडीशंस को किस नज़र से देखेंगे? क्योंकि क्राउड का जहाँ तक बात है, तकरीबन पाकिस्तान और भारत को तो ज़्यादा क्राउड ज़रूर मिलेगा, इस तरह अफ़गानिस्तान को भी क्राउड का सपोर्ट मिलेगा, श्रीलंका को भी। तो क्या समझते हैं कितने दिलचस्प मुकाबले होंगे? देखें सितंबर में जो वेदर होगा वहाँ पे ड्राई होगा हुँ, हुँ। और मेरे ख्याल कहते हैं वो विकेटें भी इस तरह होंगी कि वो बैटिंग के लिए ज़्यादा साज़गार साबित हो सकती है। और क्योंकि माज़ी में भी रहा है ये मैं दुबई तो नहीं, मैं अबू धाबी के स्टेडियम में गया हुआ हूँ। वेदर बड़ा वहाँ पे काउंट करता है कि वेदर किस तरह है। मौसम बहुत गर्म होगा, हुँ, हुँ। तो इसलिए वहाँ पे ड्राई पिचेज़ के ज़्यादा इम्कानात हैं, फिर वहाँ बारिश के इम्कानात भी बड़े कम होते हैं। लेकिन ये है कि जो लोग हैं वहाँ पे, जो भारतीय लोग रह रहे हैं, पाकिस्तानी रह रहे हैं, अफ़गानी रह रहे हैं, उनको अच्छी क्रिकेट देखने मिलेगी। देखें इस वक़्त जो टीमें हैं, एशिया की बेस्ट टीमें हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। हुँ, ये टी20 में किसी वक़्त भी वो मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। बांग्लादेश की टीम ने अभी पाकिस्तान को, उससे पहले श्रीलंका को श्रीलंका में शिकस्त दे चुकी है। हुँ, इसके अलावा अफ़गानिस्तान की टीम को यंग लड़के मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तमाम डिपार्टमेंट। उनके बेस्ट बॉलर आलमी रैंकिंग में हैं, उनके बैट्समैन बड़े एतमाद के साथ खेलते हैं, इसलिए आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हुँ, हुँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो बेस्ट मैच और वर्ल्ड जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें होंगी, वो 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। जी, बिल्कुल। और सर, हम बात कर रहे हैं एशिया कप के हवाले से, तो पाकिस्तान की टी20 के नायब कप्तान शादाब खान का इंजरी के बायस एशिया कप 2025 से बाहर होने का इम्कान अब भी मौजूद है। तो शादाब खान के मुतबादिल क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है? देखिए पाकिस्तान के पास बेपनाह टैलेंट है, हुँ, कोई शक वाली बात नहीं। मैंने पहले बात की, जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपके पास एक एक अगर बॉलर या ऑलराउंडर या बैट्समैन है, पीछे एक लाइन लगी हुई है जो जिनकी परफॉर्मेंस इस चीज़ का तकाज़ा कर रही होती है उन्हें टीम में रखा जाए। हुँ, हुँ, तो मेरा ख्याल कहता है हमारे पास के पास बहुत से मुतबादिल हैं। हमारे पास सुफियान मुकीम बड़े अच्छे बॉलर हैं, हमारे पास इब्रार बड़े अच्छे बॉलर हैं। तो ऑलराउंडर में सलमान आगा ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हमें इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी अगर आरस वापस आते हैं, नसीम शाह वापस आते हैं और शाहीन अफरीदी ये वापस आ चुके हैं, टीम में इनका ऐलान हो चुका है, तो हमारी बॉलिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बॉलिंग हमारी पहले भी ठीक थी, हुँ। अब भी बॉलिंग मज़बूत है। हमें जो तवज्जो देने की ज़रूरत है, हमारी बैटिंग लाइन है। जी, और बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से, तो अपने व्यूअर्स को बताते चले कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस ने उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करते हुए वेस्ट इंडीज़ चैंपियंस को 49 रन से शिकस्त दे दी है। तो सर, ये जो चैंपियन लीग है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और इसमें भी भारत ने जिस तरह खेल को सियासत से जोड़े रखा, और जब शाहिद खान अफरीदी के हवाले से उन्होंने कहा और इनकार किया कि जब तक ये पाकिस्तान के चैंपियंस टीम में होंगे तो हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे, क्या कहेंगे? मेरा है ये इंडियन खिलाड़ियों की एक बचकाना सी हरकत थी। आप हुँ, इंटरनेशनली एक फोरम पे खेल रहे हैं, तो आपको उस फोरम की, उस टूर्नामेंट की जो कवायद-ए-ज़ाबित है उसके मुताबिक चलना चाहिए। हुँ, हुँ, पाकिस्तान टीम में कौन है इससे आपसे गरज नहीं, आपने पाकिस्तान के साथ खेलना है। हुँ, शाहिद अफरीदी के हवाले से उनके खदशात थे कि उन्होंने ड्यूरिंग द वॉर उन्होंने इंडिया के खिलाफ बयानात दिए। तो ये देखा जाए तो उनके खिलाड़ियों के बयानात आते रहे। बयानात से वो चीज़ें या मसाइल को उलझाना नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, पॉलिटिकली इनको पॉइंट स्कोरिंग की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन शाहिद अफरीदी नो डाउट एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनकी पूरी दुनिया में चर्चा है और हर बंदा उन्हें अच्छे तरीके से जानता है। तो मेरे ख़्याल से गैर ज़रूरी तौर पे इंडियन खिलाड़ियों ने इस चीज़ को उठाया, तो जिसकी वज़ह से पूरी दुनिया आज उन पे क्रिटिसाइज़ कर रही है। हुँ। उनको इस इश्यू को पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब बात करेंगे सर वॉलीबॉल के हवाले से। पाकिस्तान की वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मुसलसल चौथी कामयाबी है और पाकिस्तान की टीम बेहतरीन अंदाज से खेल रही है। तो वॉलीबॉल इससे पहले पाकिस्तान
अंडर 16 ने बड़ा कमाल खेल पेश किया था और अब अंडर 19 ने। तो पाकिस्तान का जो नेशनल टीम का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। और इस मैच के हवाले से आपको बताते चले कि प्यूर्टो रिको के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने 3-0 से कामयाबी हासिल की थी और टूर्नामेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल की। तो सर, वॉलीबॉल का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है और आप खुद भी वॉलीबॉल को कवर करते हैं, क्या कहेंगे? देखें, लास्ट ईयर की तकरीब हुई थी यहाँ इस्लामाबाद में के मुकामी होटल में, मैं वहाँ पे गया था। हुँ, फर्स्ट टाइम उन्होंने वो जो लड़के थे अंडर 16 के अंडर 19 के इंट्रोड्यूस कराया कि ये हमें खुशी भी हुई, हैरत भी हुई, इतने ऊंचे कद के, दराज कद के लड़के उन्होंने सिलेक्ट किए हैं रिमोट एरिया से। ऑल क्रेडिट गोज टू चौधरी याकूब, उन्होंने मैनेज किया। हुँ, दूसरी बात है कि ये जो टूर्नामेंट अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है, दो ही कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की। खास तौर पे मैं बात करूंगा जिन्होंने तुर्की के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। बिल्कुल। तुर्की रैंकिंग में पाकिस्तान से बहुत आगे है, हुँ, हुँ, बहुत आगे है। वर्ल्ड लेवल पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। और जो उन्होंने लास्ट मैच एक अर्जेंटीना से हारा है, अर्जेंटीना से जो मैच हो रहा है उसका भी स्कोर 3-2 रहा। हुँ, हुँ, मतलब कि पूरा मुकाबला पाकिस्तान ने किया और अर्जेंटीना की वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड, हुँ, हुँ, और वो उसका शुमार दुनिया की बेहतरीन टीम में होता है। तो उसके खिलाफ भी जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई वो भी लायक तहसीन है। हुँ, नो डाउट दे डिड वेल। और मेरा ख्याल कहता है खिलाड़ियों को फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, उनकी कोचिंग की फैसिलिटीज भी दी जा रही है। ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। इससे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होगी हुँ, और डेफिनेटली पाकिस्तान देखें, अब जब आप अंडर 16 और अंडर 19 में परफॉर्म करते हैं तो हुँ, ये बात क्लियर हो जाती है कि आपकी बड़ी टीम ऑटोमेटिकली अच्छी बन जाएगी। हुँ, जब ये लोग जूनियर मुकाबलों में इंटरनेशनली खेलेंगे तो इनके एतमाद में इजाफा होगा। हुँ, हुँ, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम बहुत जल्द टॉप पे जाएगी, वर्ल्ड मुकाबलों के लिए, ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई करेगी। होप फॉर द बेस्ट। जहाँ इस तरह काम जा रहा है, जिस तरह वॉलीबॉल का काम हो रहा है, मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ। हम इंशाल्लाह इस जो एफर्ट हो रही है इसके हम अच्छे नतीजे हासिल करेंगे। तो सर, यहाँ पर यहिया, इरफान और अजमल और सऊद ने कमाल खेल पेश किया है। यकीनी तौर पर बहुत जल्द हम नेशनल टीम में इनको देख सकेंगे। तो सर, वॉलीबॉल फेडरेशन के हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास कि क्या वो बेहतरीन अंदाज से खिलाड़ियों को सहूलियात दे सकते हैं, उनको जॉब्स दे सकते हैं, उनको स्पॉन्सर दे सकते हैं? देखें, बेसिकली जो फेडरेशन का काम होता है कि उनके लिए स्पॉन्सर इकट्ठे करना, उनके लिए फैसिलिटीज, कोचिंग फैसिलिटीज, इंटरनेशनली एफआईवी भी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल ने इनको कोचेस की फैसिलिटीज भी दी हुई हैं। और आगे उनको यूटिलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम रॉ मटेरियल कहाँ से उठाते हैं, हुँ, हुँ, जो जिस पे काम किया जाए, जिस पे वर्क करके, जिसको पॉलिश करके हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो याकूब और उसकी टीम ने किया है कि उन्होंने यंग लड़कों को रिमोट एरिया से उठाया है, उनको एक दायराकार में लाए हैं हुँ, हुँ, और उनको अच्छी खुराक के साथ-साथ अच्छी ट्रेनिंग कराई है। हुँ, हुँ, बेसिक चीज़ें आजकल के दौर में साइंटिफिक बुनियादों पर ट्रेनिंग की जाती है। हुँ, उन्होंने उन्हें अच्छी ट्रेनिंग की, जिसका नतीजा उन्हें अंडर 16 में भी मिला और अब उनको नतीजा वर्ल्ड जूनियर अंडर 19 में भी मिल रहा है। जी, बिल्कुल। और अब बात करेंगे यूएस जूनियर एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के हवाले से, जो कि 2025 जिसमें पाकिस्तान के नौजवान स्टार साद हबीब मलिक ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। तो यहाँ पर भी अब्दुल जब्बार साहब टैलेंट जो है वो यकीनी तौर पर कमाल का है। तो एमेचर गोल्फ के हवाले से क्या कहेंगे कि पाकिस्तान का मज़ीद इसमें फ्यूचर कैसा है? देखें, पाकिस्तान में तो टैलेंट की कमी नहीं है, हुँ, किसी भी खेल में देखा जाए। इवन कि अब हॉकी में भी काफ़ी लोग आना शुरू हो गए हैं, जो काफ़ी अरसे से नेग्लेक्ट था। जो गोल्फ है या टेनिस है या स्क्वैश है, ये बैडमिंटन है, ये इंडिविजुअल गेम है। हुँ, हुँ, वो खिलाड़ी की अपनी मेहनत पे डिपेंड होता है हुँ, कि हुँ, वो, मिसाल के तौर पे एक एथलीट है, एथलीट ने उसे पता है कि 400 मीटर का साउथ एशियन पे ये रिकॉर्ड है, एशिया पे ये है, वर्ल्ड पे ये है। उस चीज़ को मॉनिटर करके उस चीज़ को की फैसिलिटीज़ को देख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। इंडिविजुअल जो इवेंट्स होते हैं वो खिलाड़ियों पे डिपेंड करता है। खिलाड़ी अपने सब, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका फिटनेस लेवल होता है। हुँ, हुँ। फिटनेस, उसकी प्रैक्टिस, उसकी टेक्निक्स, फिर जब उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपना आप दिखाता है। साथ ही की परफॉर्मेंस डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है। तो
ये एक एक नहीं, इससे पहले भी लोग अच्छी परफ़ॉर्मेंस देते रहे हैं। तो एक नहीं, हम दर्जनों साल भी और डिग आउट कर सकते हैं, हुँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी-सी पैसे की भी ज़रूरत होती है, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की भी ज़रूरत होती है। गोल्फ बेसिकली एक अपर क्लास का खेल है, वो एक मखसूस कोर्स में खेला जाता है, तो लोग खेलते हैं, ये बात नहीं है। तो इट्स गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान कि उन्होंने ये ऑनर पाकिस्तान के लिए जीती है। और सर हमेशा आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कवर करते हैं, वहाँ की जो वहाँ पर आप हमेशा जाते हैं फील्ड में। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने स्पोर्ट्स फेडरेशंस के लिए नए कवायद और ज़वाबित नाफ़िज़ कर दिए हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जिस तरह इस कवायद और ज़वाबित का ऐलान किया है, तो 2025 के तसलसल में ये बनाए गए हैं। ये टर्म रूल्स 2025 6 शक़ों और 24 ज़ेली शक़ों पर मुश्तमिल है, जो फ़ौरी तौर पर नाफ़िज़ुल अमल है। फ़ेडरेशंस को अपनी साख्त इन रूल्स के मुताबिक हम आहंग करने के लिए 90 रोज़ की मोहलत भी दी गई है। नई रूल्स के तहत ओहदेदार फ़ेडरेशन में 4 साल की 2 मुद्दतों तक खिदमत अंजाम दे सकेगा। कोई भी ओहदेदार आला ओहदे के बाद पिछले दर्जे पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। दौरान मुद्दत खाली होने वाले ओहदे को इंतखाब के ज़रिए पुर किया जाएगा। और इन रूल्स की खिलाफ वर्जी की सूरत में डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तहकीकात का मजाज होगा। और सर ये जो अब नए कवायद और ज़वाबित है, इससे कितना फ़ायदा होगा खेल को? देखिए, हमारे जो स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 में बनाई गई थी, ब्रिगेडियर सोलो अब्बास थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी। तो उसमें फिर जब आरएसटी किया तो उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई, लेकिन एक जो उसमें पॉइंट था कि टू टर्म, कि एक जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है और फाइनेंस सेक्रेटरी, टू टर्म से ज्यादा वो एक ओहदे पे नहीं रहते। हुँ, हुँ। उस पे मोस्टली फेडरेशन ने अमल नहीं किया। हुँ, वो जो थे वो किसी ने कहा जी हम इंटरनेशनली एफिलिएटेड हैं, तो वो हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दायरा से निकल जाएंगे। हुँ, हुँ। ये भी बातें हैं। उसमें ये भी हुआ कि पहली दफ़ा फेडरेशनों में भी ग्रुप बंदी हुई और पैरेलल बॉडीज़ भी बनी और बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ उसमें फेडरेशन को। हुँ, हुँ। देखिए, एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। वो वो किसी एक शख्स के लिए नहीं होती हुँ, या किसी एक फेडरेशन के लिए थी, वो सबके लिए थी। हुँ, बास फेडरेशन से फॉलो भी किया। हुँ, जिस तरह मैं अल्पाइन क्लब है, मैं देख रहा हूँ मुसलसल वो उसी तरीके से चल रहे हैं। ठीक है भाई, जो आता है 2 टर्नर पूरे करता है, छोड़ देते हैं। हुँ, हमारे यहाँ जिस तरह वॉलीबॉल की अभी बात चल रही थी कि चौधरी याकूब वाज़ प्रेज़िडेंट, लेकिन जब वो प्रेज़िडेंट के उनके 2 टर्न खत्म, वो चेयरमैन बन गए। हुँ, हुँ, ठीक है? इसी तरह एथलेटिक फेडरेशन, सबकी कोई ऐसी मिसाल है। बहुत कम फेडरेशनें ऐसी हैं जिन्होंने उसे फॉलो किया। लेकिन हमारे यहाँ जो फेडरेशन के मकासद हुँ, या एम्स होते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ एफिलिएट रहने का, एक तो फंड्स हैं हुँ, कि हुँ, उन्होंने फंड लेने हैं। दूसरी बात है, उन्हें बाहर जाने के लिए उनसे एनओसी भी लेना पड़ता है। हुँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को अपनी पॉलिसी लागू करने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहना चाहिए, हुँ, क्योंकि बाद में यहाँ पे मामला कोर्ट में भी चले जाते हैं। हुँ, हुँ, मुझे याद है जब दिलावर अब्बास मरहूम जब टेनिस के वो बने, तो वो भी कोर्ट में गए थे, उन्होंने कोर्ट से रिलीफ ले लिया था। हुँ, लेकिन वो जो करते हैं ना, ये इंसानी हकूक के खिलाफ है जी। 2 दफ़ा हुँ, तीसरा आप उसे डेमोक्रेटली इलेक्शन नहीं लड़ने देते। वो तो हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल है, अमेरिका में 2 टर्नों से ज़्यादा सदर नहीं बनता। हुँ, वो नहीं कहते कि हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है तो हम बनाएँ। तो जो भी रूल या कानून बनाया जाता है, हुँ, उस पे अमल होना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को एक जामे पॉलिसी देनी होगी। इसमें एक और बात है, हुँ, इसमें सियासत भी इन्वॉल्व हो जाती है। हुँ, बाज़ फेडरेशन के सदर कोई एमएनए होता है, कोई एमपीए होता है, तो फिर वो हुकूमत से ऊपर से कुछ वो रिलैक्स लेने की कोशिश करता है। बिल्कुल। जब एक कानून बन गया, वो सबको फॉलो करना चाहिए। और मेरे ख्याल करता है इतनी कोई देखें, एक सिस्टम होता है ना, एक जो आर्मी चीफ है चला जाता है, एयर चीफ है चला जाता है, उसके पीछे जो लोग होते हैं वो भी इतने ही इंटेलिजेंट होते हैं। हुँ, उसके पीछे काम करने वाले भी उस अदारे को रन करने की सलाहियत रखते हैं। हुँ, देखिए, हमारी जो फोर्सेस हैं तीनों, मेरा है वो 99.9% मेरिट होता है। सबसे ज्यादा मेरिट वाला अदारा यही हमारी फोर्सेस रह गई हैं। हुँ, बाकी बहुत से अदारे हैं जिसमें ऐसा नहीं है। हम जिस तरह करते हैं अब स्पोर्ट्स बोर्ड में, जो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड है अपनी तरह से एफर्ट कर रहे हैं, हुँ, लेकिन जो उनका बुनियादी काम है वो जरूर होना चाहिए। जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है
उस पे अमल होना चाहिए। उसके लिए उन्हें जिस हद तक जा सकते हैं जाना चाहिए और अपने मौक़िफ़ को ठोस तरीके से पेश करना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के टूर पर हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ओडीआईज़ में भी और टी20 दोनों सीरीज़ में कामयाबी हासिल की है। पाँचों जो मैच हैं टी20 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ इसमें भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कामयाबी हासिल की है और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पहले खेलते हुए 170 रन्स बनाए थे जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मतलूबा टारगेट 17 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 विकेटों से 18 गेंदें क़बल इस मैच में कामयाबी हासिल की। तो सर वेस्ट इंडीज़ की टीम कुछ ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बड़े आसानी से दोनों सीरीज़ जीत ली हैं, क्या कहेंगे? देखें गफ़ार खान एक बात आपको बड़ी क्लियर पता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन। हुँ। तो ज़ाहिर बात है वर्ल्ड चैंपियन के साथ भी होते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पे हर चीज़ है, उनका एक मेरिट है जिसके मुताबिक वो टीम सेलेक्ट करते हैं। हुँ। वेस्ट इंडीज़ का टीम का जो सबसे बड़ा मसला जो है वो रैंकिंग देखें रैंकिंग में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हुँ। दूसरी बात सबसे बड़ा मसला है कि वेस्ट इंडीज़ जब 60 में, 70 में, 80 में टॉप पे थी। हुँ। पहला वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप बल्कि वेस्ट इंडीज़ जीते, फिर इन्होंने बाद में टी20 वर्ल्ड कप भी जीता। बहुत सी उनकी कामयाबियाँ हैं, लेकिन वो जो टॉप पे उस माइकल हॉल्डिंग, गार्नर, कोर्टनी वॉल्श, एम्ब्रोज जब बॉलर थे, तो उनकी कामयाबी का तनासब बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब वो वाली क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ में नहीं रही। अब कोई भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी टीम वो जो 70-80 में परफॉर्म कर रहे थे, जिस तरीके से इतना बड़ा उनका नाम था, अब भी बहुत से मालिक खिलाफ उनकी जीत का तनासब बहुत ज़्यादा है, जो उनकी पहली कामयाबियाँ थी। हुँ। वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी अरसे से उसमें अप्स एंड डाउन आ रहे हैं। कभी कोई एक अच्छा प्लेयर आ जाता है, वो टीम के लिए सहारा बनता है। बड़े अच्छे-अच्छे प्लेयर उसके बाद भी आए हैं। क्रिस गेल का नाम आप ले लें। हुँ। आप साई होप जो इस वक़्त टीम में है, उनका नाम ले लें। एंड्रे रसल थे, बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ वेस्ट वर्ल्ड, नॉट ओनली वेस्ट इंडीज़। तो बात ये है कि खिलाड़ी आते-जाते रहते हैं, लेकिन वो जो थोड़ा-सा इनका डाउनफॉल आया है और वो 70-80 वाली क्रिकेट नहीं रही, इवन इवन के मिड 90 वाली भी, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी टीम वो वाली परफॉर्मेंस दे। उस पे पहुँचना अब उनके लिए काफ़ी तो मुश्किल है। सर आप क्या वजह समझते हैं कि ये जो डाउन साज़ी आई है और उस हिसाब से वेस्ट इंडीज़ की टीम कारकर्दगी नहीं दिखा रही, जिस तरह 80-90 की दिहाई में वो दिखाते थे और टी20 की अगर हम बात करें तो लीग्स में चंद अच्छे खिलाड़ी उनके खेल भी रहे हैं, लेकिन जब अपने मुल्क की बात आती है तो उनकी कारकर्दगी उस तरह नहीं होती। ये क्या आप समझते देखें हैं? अब वो वाली क्रिकेट नहीं रही जो पहले 60, 70 और 80 में थी। हुँ। अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। हुँ। टी20 है, ओडीआई है, टेस्ट मैच है। उस दौर में देखें तो जब जून-जुलाई होता था तो क्रिकेट सिर्फ इंग्लैंड में होती थी। हुँ। दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं खेली जाती थी। अब क्रिकेट हर जगह हो रही है। हर खिलाड़ी की कोशिश है कि मैं टी20 भी खेलूँ, वनडे भी खेलूँ, टेस्ट मैच भी खेलूँ। हुँ। जब वो इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलता है तो उसका फिटनेस लेवल, फिटनेस का वो म्यार नहीं रहता। हुँ। वो अपने आप को फिट नहीं रख सकता। बेसिक चीज़ तो फिटनेस है। खिलाड़ी फिट होगा तो खेलेगा और 100% परफॉर्मेंस देगा। तो ये फिटनेस के मसाइल भी उनके साथ हो जाते हैं। फिर वो टीम में अब और एक बन गया है कि टी20 के लिए वो अलग टीम बना लेते हैं, ओडीआई के लिए अलग और टेस्ट के लिए अलग। इससे भी खिलाड़ियों की वो जो कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ता है और उनकी मजमूई जो टीम की कारकर्दगी है, उस पे भी फ़र्क पड़ता है। और सर मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को माली मसाइल का भी सामना है। इस वजह से भी कुछ क्रिकेटर्स डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। नहीं, ये तो छोटे-मोटे मसाइल लगे रहते हैं, लेकिन उनकी भी कैरेबियन लीग है, बाकी मामला चलते हैं, खिलाड़ी आसूदा हैं इधर इंडिया में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में वो लीग खेल रहे हैं। हुँ। वो वाला पहले वाला इश्यू नहीं था, जब उनकी वो पीक पे थी, उनका ज़रिए माला कमाने का सबसे ज़्यादा ज़रिया वो उनकी टीम ही थी। हुँ। लेकिन बात ये है कि हालात चेंज हो चुके हैं, हुँ। क्रिकेट चेंज हो चुकी है। अब वो पुरानी क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ ने हमेशा 4 या 5 फास्ट बॉलर रखते थे, 5 बैट्समैन और 1 विकेटकीपर। उनके बैट्समैन भी गैरी सोबर, रॉन कनाई, क्लाइव लाइट, डेसमंड हैस, ग्रीनिज, वेमर रिचर्ड, ऐसे-ऐसे बल्लेबाज आए कि उन्होंने सारी दुनिया को आगे लगाया हुआ था। हुँ। आ, आ,
उनको फेस करना बड़ा मुश्किल होता है बॉलर्स के लिए भी कि भाई हमने ये इनसे हमें मैच खेलना है, जीतना कैसे है। मतलब कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी। तो उस किस्म की क्रिकेट को वापस लाना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन टीम को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए अपने जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया, अकेडमी क्रिकेट को इम्प्रूव किया। उसमें अब वो टीम जो है सबसे ज़्यादा उसने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और मौजूदा चैंपियन भी है। और देखिए, उनके पास बॉलर भी अच्छे हैं, बैटर भी अच्छे हैं। तो डेफ़िनिटली जब आपके पास एक एक म्यार होगा, लेवल होगा, उस लेवल पे उतरेगा और वो टीम में जाएगा, तो डेफ़िनिटली वो परफ़ॉर्मेंस भी देगा। जी, बिल्कुल सर, आपसे इत्तेफ़ाक करेंगे कि एक मयार के मुताबिक जब आप टीम को तैयार करेंगे, टैलेंट को हाइलाइट करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका जो टीम है वो यकीनी तौर पर दुनियाई क्रिकेट में एक मज़बूत टीम तस्वुर किया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड का वक़्त अपने ख़िताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान अब्दुल गफ़ार ख़ान और साथी तजज़ियाकार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल जब्बार फ़ैसल को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।